औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है कंपाइलर टेक्निक्स एंड मेथडोलॉजी। हम कंपाइलर की टेक्निक्स के बारे में पढ़ेंगे, उसकी मेथडोलॉजीज़ के बारे में पढ़ेंगे, वो क्या चीज़ होती हैं। तो अपना आज का लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि ये लेक्चर सारा देखें, एंड तक इसको सुनें, इसको समझें, ताकि हमें हमारे इस टॉपिक की समझ आ सके जो कि कंपाइलर टेक्निक्स एंड मेथडोलॉजी है। और मज़ीद अगर किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन, कोई क्यूरी रह जाती है, तो आप लोग ऐसे करें, उसको नोट कर लें, ताकि हमारी जो नेक्स्ट जूम की क्लास होगी या जूम का सेशन होगा तो उसमें हम इन चीज़ों पे डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। कंपाइलर टेक्निक्स एंड मेथडोलॉजी। सबसे पहले हम देखेंगे कंपाइलर क्या है, व्हाट इज़ कंपाइलर टेक्निक्स। कंपाइलर टेक्निक्स एंड मेथडोलॉजीज़ के बारे में पढ़ने से पहले हम अपने प्रीवियस लेक्चर को रिकॉल कर लेते हैं, ठीक है, ताकि हमें थोड़ा सा मज़ीद आइडिया हो सके। व्हाट इज़ कंपाइलर? A program written in any language must be translated into a form that is understood by the computer. एक प्रोग्राम है, वो किसी भी लैंग्वेज में लिखा हुआ है। अगर हमने कंप्यूटर को देना तो उसको उस लैंग्वेज में हमने कन्वर्ट करके देना है, ताकि कंप्यूटर उस लैंग्वेज को समझ सके, उस चीज़ को समझ सके, वो जो भी इंस्ट्रक्शंस हो वो समझ सके। अब यहाँ पे सवाल पैदा होता है कि कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज को समझ सकता है। अगर हमने फॉर एग्ज़ाम्पल इंग्लिश में लिखा हुआ है, तो कंप्यूटर क्या आया इंग्लिश को समझेगा, या वो कैसे समझेगा? हमें पता है कंप्यूटर हमारे पास कौन सी लैंग्वेज में समझता है, और वो लैंग्वेज कौन सी है, लो लेवल लैंग्वेज। और ह्यूमंस जो लैंग्वेज समझते हैं वो लैंग्वेज कौन सी है, हाई लेवल लैंग्वेज। जब तक हम अपनी इंस्ट्रक्शंस को हाई लेवल लैंग्वेज से लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट नहीं करेंगे, कंप्यूटर हमारी इंस्ट्रक्शंस को नहीं समझ सकता। दोबारा बता रहा हूँ, कंप्यूटर जो लैंग्वेज समझता है वो हमारे पास लो लेवल लैंग्वेज होती है, और जो हम लोग ह्यूमंस लैंग्वेज समझते हैं वो हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेज होती है। ठीक है, हम मशीन लैंग्वेज को नहीं समझ सकते, कंप्यूटर हाई लेवल लैंग्वेज को नहीं समझ सकता। तो कंपाइलर का क्या काम होता है? हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करके कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे दी जाती हैं, और कंप्यूटर उन इंस्ट्रक्शंस पे काम करता है। ठीक है, तो ये कंपाइलर का मेन काम होता है। जिस तरह हमें पता है कंप्यूटर लो लेवल लैंग्वेज को समझता है, और लो लेवल लैंग्वेज में वो जीरो एंड वंस की फॉर्म को समझता है, यानी कि बाइनरी लैंग्वेज में कंप्यूटर समझता है, क्योंकि बाइनरी की बेस हमारे पास 2 होती है, और उसमें 2 ही डिजिट्स फिर आ जाएंगे, जीरो एंड वंस, और कंप्यूटर इसी फॉर्म को समझता है, जीरो एंड वंस की फॉर्म में। हाई लेवल लैंग्वेज को कंप्यूटर नहीं समझेगा, और हम लोग मशीन लैंग्वेज को या असेंबली लैंग्वेज को या लो लेवल लैंग्वेज को हम लोग नहीं समझ सकते। तो इसलिए हम कंपाइलर की बहुत ज़रूरत होती है, ताकि ये एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके इंस्ट्रक्शंस को आगे कंप्यूटर तक भेज सके। दिस फॉर्म इज़ टिपिकली नोन एज मशीन लैंग्वेज। इसको हम कह सकते हैं मशीन लैंग्वेज, मशीन कोड भी इसको कह सकते हैं। अगर हम कंप्यूटर को कोई कोड देते हैं तो कंपाइलर क्या करेगा, हाई लेवल लैंग्वेज से उसको लो लेवल लैंग्वेज में या मशीन लैंग्वेज में लाइक बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करके कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस दे देगा, और कंप्यूटर उन पे काम करना शुरू कर देगा। मशीन लैंग्वेज इसको कह सकते हैं, मशीन कोड कह सकते हैं, या ऑब्जेक्ट कोड कह सकते हैं। लाइक हम जो भी इनपुट देंगे वो आफ्टर कंपाइलेशन उसको क्या बन जाएगी, लाइक मशीन कोड, मशीन लैंग्वेज, या ऑब्जेक्ट कोड। कंसिस्ट्स ऑफ स्ट्रीम ऑफ जीरो एंड वंस। जिस तरह मैंने आपको बता चुका हूँ कि कंप्यूटर जो है वो जीरो एंड वंस की फॉर्म को समझता है, बाइनरी लैंग्वेज को समझता है, इसलिए हम उसको जीरो एंड वंस की फॉर्म में देंगे। द प्रोग्राम डैट कैरीज आउट दिस ट्रांसलेशन एक्टिविटी इज़ कॉल्ड कंपाइलर। ठीक है, जो ये सारी कंपाइलेशन की एक्टिविटी को कैरी करेगा उसको हम क्या कह सकते हैं, कंपाइलर। या जो भी प्रोग्राम है वो इस सारे ट्रांसलेशन प्रोसेस को कवर करेगा, उसको हम क्या कह सकते हैं, कंपाइलर। आगे कंपाइलर का बेसिक कॉन्सेप्ट, एक बेसिक कॉन्सेप्ट से हम लेके चलेंगे ताकि हमें चीज़ों को समझने में मज़ीद आसानी हो जाए। द लैंग्वेज टू बी ट्रांसलेटेड इज़ कॉल्ड सोर्स कोड। जो भी लैंग्वेज ट्रांसलेट होने वाली है या ट्रांसलेट होगी, कन्वर्ट होगी एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में, उसको हम क्या कह सकते हैं, सोर्स कोड। इनपुट कोड इज़ कॉल्ड सोर्स कोड। ठीक है, जो भी लैंग्वेज ट्रांसलेट होगी उसको हम क्या बोलेंगे, सोर्स लैंग्वेज, और जो इनपुट हमारे पास ट्रांसलेट होगी उसको हम क्या कह सकते हैं, सोर्स कोड। लाइक हमने कोई भी इनपुट देनी है कंप्यूटर को, फॉर एग्जांपल मैं कीबोर्ड से ए प्रेस करता हूँ, मैंने ए इनपुट देनी है कंप्यूटर को, तो क्योंकि ए तो हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेज है और कंप्यूटर उसको डायरेक्टली नहीं समझेगा, क्या करना पड़ेगा, कंपाइलर की मदद लेनी पड़ेगी। कंपाइलर क्या करेगा, हाई लेवल लैंग्वेज को
लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा और कंप्यूटर तक दे देगा। वो हमारे पास क्या होगा, सोर्स कोड, क्योंकि वो इनपुट हो रहा होगा, वो जो भी वर्ड होगा वो हमारे पास सोर्स कोड होगा। द लैंग्वेज प्रोड्यूस्ड, जो भी हमारे पास आउटपुट होगी वो हमारे पास कौन सी होगी, टारगेट लैंग्वेज। जो भी हमारे पास आउटपुट आएगा उसका वो हमारे पास क्या होगा, टारगेट कोड। ए कंपाइलर इज़ ए प्रोग्राम दैट ट्रांसलेट सोर्स कोड रिटन इन वन लैंग्वेज इनटू द टारगेट कोड ऑफ अनदर लैंग्वेज। कंपाइलर का वो बता रहा है क्या काम होता है, वो सोर्स कोड को ट्रांसलेट करता है जो कि एक लैंग्वेज में लिखा होता है टू दी अनदर लैंग्वेज। एक लैंग्वेज में लिखा होता है, उसको ट्रांसलेट करके अनदर लैंग्वेज में कन्वर्ट करवा के वो हमारे पास टारगेट कोड की फॉर्म में या टारगेट कोड की शेप में आ जाता है। जिस तरह ये नीचे तस्वीर है, इस तस्वीर की मदद से मैं आपके कॉन्सेप्ट मज़ीद क्लियर करना चाहूँगा। लेफ़्ट साइड पे हमारे पास जिधर बॉक्स के ऊपर जावा लिखा हुआ है, इसमें एक प्रोग्राम है, ठीक है। हम अगर कंप्यूटर को प्रोग्राम देंगे, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देंगे, तो वो इस फॉर्म में देंगे, लाइक हाई लेवल लैंग्वेज में, ठीक है। तो मशीन लैंग्वेज जो हमारे पास क्या होगी, वो लैंग्वेज होगी जो कंप्यूटर समझेगा उसको, क्योंकि मशीन हमारे पास लो लेवल लैंग्वेज को समझेगा, हाई लेवल लैंग्वेज को नहीं समझेगा। तो हम तो अपनी तरफ से ये लेफ़्ट साइड में जो बॉक्स है ये इनपुट दे रहे हैं कंप्यूटर को, लेकिन कंप्यूटर को आफ्टर कंपाइलेशन, कंपाइलिंग के बाद कौन सी इनपुट जा रही है, ये जो हमारे पास राइट साइड में है मशीन लैंग्वेज, हमारे पास 0 एंड 1 की फॉर्म में जो बाइनरी फॉर्म में है, ये इनपुट कंप्यूटर को जा रही है। तो हम अपनी तरफ से हाई लेवल लैंग्वेज दें, कंप्यूटर को इनपुट दे रहे हैं, और कंप्यूटर पे कौन सी लैंग्वेज में इनपुट जा रही है, मशीन लैंग्वेज में। तो ये सारा प्रोसेस किस में हो रहा है, कंपाइलर में। ये चीज़ें कंपाइल हो रही है, एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके कंप्यूटर को इनपुट दी जा रही है। तो इस सारे प्रोसेस को हम क्या कह सकते हैं, कंपाइलर। आगे कंपाइलर की हिस्ट्री के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा जान लेते हैं। एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन है इसकी हिस्ट्री का। कंपाइलर हमारे पास क्या है, कब इसको इंट्रोड्यूस करवाया गया। द कंपाइलर वर्ड was first used in early 1950s by ग्रेस एम हूपर। ग्रेस एम हूपर ने 1950s में इस वर्ड को इंट्रोड्यूस करवाया था। मतलब फर्स्ट टाइम कंपाइलर वर्ड जो यूज़ हुआ था वो 1950s में यूज़ हुआ था। द फर्स्ट कंपाइलर वाज बिल्ड बाय जॉन बैकम एंड हिज ग्रुप बिटवीन 1954 एंड 1957 इन एट IBM। और 1954 एंड 1957 में जो फर्स्ट कंपाइलर बिल्ड किया गया था वो कब किया गया था, 1954 एंड 1957 में, बाय जॉन बैकम एंड हिज ग्रुप, ठीक है। COBOL was the first programming language which was compiled on multiple platform in 1960s। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि पहली की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी जो हमारे पास कंपाइल की गई थी मल्टीपल प्लेटफॉर्म में 1960 में, वो कौन सी थी, COBOL। सो 1960 में जो पहली लैंग्वेज हमारे पास पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो कंपाइल की गई थी वो कौन सी थी, COBOL। लास्ट पॉइंट है इसका, द स्टडी ऑफ द स्कैनिंग एंड प्रेजिंग इशूज वर pursued in the 1960 and 1972 provide a complete solution। कंप्लीट सोल्यूशन के लिए हमारे पास, कंप्लीट सोल्यूशन के लिए जो चीज़ें स्कैनिंग और दूसरी चीज़ें थी वो कब इंट्रोड्यूस करवाई गई थी, 1960 में एंड 1970s में। तो ये एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन था, शॉर्ट सी हिस्ट्री थी हमारे पास कंपाइलर की। तो अब हम आगे चलते हैं। वाई कंपाइल, हम अपनी इनपुट को क्यों कंपाइल करते हैं, इस चीज़ को भी देख लेते हैं। वंस द एग्जीक्यूटेबल इज़ देयर it can be called by the user or process the given input to a program and produce the desired output। हम कंप्यूटर को कोई भी इंस्ट्रक्शन है, सिंपल सी बात है, हम कंप्यूटर को कोई भी इंस्ट्रक्शन देते हैं, वो क्यों देते हैं, हमें हमारी आउटपुट चाहिए, हमें रिज़ल्ट चाहिए। और वो जो रिज़ल्ट होता है, वो जो आउटपुट होती है, वो हमारे पास डिज़ायर्ड आउटपुट होती है। मतलब हमारा ये हमारी ये डिज़ायर्ड विश होती है ना एक, वो ही समझ लें। हमारी एक विश होती है कि हमें ये आउटपुट रिजल्ट चाहिए। हम कंप्यूटर को कोई भी इंस्ट्रक्शन देते हैं, हमारी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। इजी कर लेते हैं, इजी वर्ड इजी टर्म यूज़ करते हैं कि हमारी रिक्वायरमेंट होती है, हमने कोई भी इनपुट देना होता है कंप्यूटर को, तो और हम हमारी रिक्वायरमेंट होती है कि हमें ये आउटपुट चाहिए, ये हमारा डिज़ायर्ड आउटपुट है। तो जो हमारे पास आउटपुट आएगी वो हमारे पास कौन सी आउटपुट होगी, डिज़ायर्ड आउटपुट। अब इस तस्वीर में ये जो डायग्राम है, इसमें हमारे पास लेफ़्ट साइड से कंप्यूटर को इनपुट दी जा रही है, प्रोग्राम इनपुट्स दी जा रही है, ठीक है। आगे टारगेट एग्जीक्यूटेबल, यहाँ पे सारा प्रोसेस होगा। कंप्यूटर इसी फार्मूला पे काम करता है, इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। प्रोसेसिंग हमारे पास हमें पता है CPU में होती है, जो कि ब्रेन ऑफ कंप्यूटर होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो इनपुट हम कंप्यूटर को देते हैं, सारा प्रोसेस होता है, एग्जीक्यूट होता है, और उसके बाद डिज़ायर्ड आउटपुट हमें
दे दी जाती है। इनिशियली देयर इज़ ए कंपाइल फेज विच इज़ फॉलोड बाय द रन एंड एग्जीक्यूट फेज, ठीक है। दिस अप्रोच इज़ यूज इन मैनी लैंग्वेजेस। इस कौन कौन सी लैंग्वेज में ये चीज़ यूज़ की जाती है? जावा में, सी प्लस प्लस में, सी में, एक्सेट्रा। नेक्स्ट, कंपाइलर और इंटरप्रेटर को हम देखेंगे कि कंपाइलर और इंटरप्रेटर क्या है हमारे पास। कंपाइलर में हम क्या करते हैं? इनपुट कोड करवा रहे हैं अपना सोर्स कोड। सोर्स कोड हमारे पास कौन सा कोड होगा? इनपुट का कोड। हम कंप्यूटर को इनपुट दे रहे हैं, ठीक है। हमने कंप्यूटर को इनपुट दे दिया, कंपाइलर ने क्या किया? उसको कंपाइल किया और एंड पे टारगेट कोड हमें दे दिया, और उसके जितने भी एरर्स हैं वो नीचे और इसके जितने भी एरर्स हैं वो नीचे आ रहे हैं। इनपुट, कंपाइलिंग एंड टारगेट कोड। हमारे पास जो भी टारगेट डिजायर्ड आउटपुट होती है, हमारी टारगेट हमारी आउटपुट होती है, वो हमारे पास मिल जाती है, ठीक है। उसके बाद अब इंटरप्रेटर क्या करता है? सोर्स कोड इसी तरह हमने उसको इनपुट दी। इंटरप्रेटर हमारे पास क्या करता है कि लाइन बाय लाइन कोड को लेता है। कंपाइलर क्या करता है? जो भी हमारे पास इनपुट आ रही होती है उसको सारी को लेता है, उसको कंपाइल करता है और आगे आउटपुट दे देता है। इंटरप्रेटर क्या करता है? हमारे पास जो भी इनपुट आ रही होती है, फॉर एग्जांपल मैं कंप्यूटर को 10 लाइनें देता हूँ, 10 लाइनें कोड की देता हूँ कि हम मुझे ये इसका रिजल्ट चाहिए, तो कंपाइलर क्या करेगा? उस 10 की 10 लाइनों को एक दफ़ा ही ले लेगा। लेकिन इंटरप्रेटर क्या करेगा? उन सारी लाइनों को बारी बारी लेगा। पहले लाइन नंबर 1 को उसको एग्जीक्यूट करेगा, आउटपुट करवा देगा। लाइन नंबर 2 को उसको लेगा, एग्जीक्यूट करेगा, उसको आउटपुट करवा देगा। उस पर प्रोसेसिंग करेगा, आउटपुट करवा देगा। इस तरह बारी बारी इंटरप्रेटर लाइन को लेगा और आउटपुट करवा देगा। इन दोनों में ये डिफरेंस है, कंपाइलर और इंटरप्रेटर में। उसके बाद हम इंटरप्रेटर को ज़रा मज़ीद देखेंगे कि ये क्या चीज़ है हमारे पास। ए प्रोग्राम डैट डज नॉट प्रोड्यूस द टारगेट एग्जीक्यूटेबल इज़ कॉल्ड इंटरप्रेटर। जो कि हमारे पास टारगेट एग्जीक्यूटेबल को प्रोड्यूस नहीं करता, उसको हम इंटरप्रेटर कह देते हैं। इट कैन डू 3 थिंग्स। अब ये बताया जा रहा है कि ये 3 काम करता है जो कि डिफरेंट होते हैं। वो कौन से? पहला, इन ए लाइन बाय लाइन fashion, it directly execute the source code by using given inputs and producing the desired output। ये लाइन बाय लाइन कोड को लेगा, डायरेक्ट नहीं सारा लेगा, ये लाइन बाय लाइन कोड्स को लेगा और एग्जीक्यूट करेगा सोर्स कोड को, ठीक है, बाय यूजिंग दी गिवन इनपुट्स एंड प्रोड्यूसिंग दी डिजायर्ड आउटपुट। नंबर 1। नंबर 2, may translate source code into some intermediate language and then execute that immediately। जैसे कि पाइथन में एंड पर्ल में हमारे पास काम होता है कि सोर्स कोड को किसी और लैंग्वेज में कन्वर्ट करके एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। सोर्स कोड जो हमारे पास इनपुट होता है, इनपुट कोड होता है, उसको किसी और लैंग्वेज में कन्वर्ट करके डिज़ायर्ड आउटपुट या डिज़ायर्ड जो हमारा रिजल्ट होता है उसको उसकी शेप में दे दिया जाता है। नंबर 3, मे आल्सो एग्जीक्यूट प्रीवियसली स्टोर्ड प्री कंपाइल्ड कोड। किसको एग्जीक्यूट कर सकता है? ये जो हमारे पास प्रीवियसली प्री कंपाइल्ड कोड पड़ा होता है ना, मेड बाय ए कंपाइलर दैट इज़ ए पार्ट ऑफ द इंटरप्रेटर सिस्टम। लाइक एग्जांपल गिवन है जावा में या पास्कल में, हमारे पास जो प्री कंपाइल्ड कोड पड़ा होता है वो इसको भी एग्जीक्यूट करके तो वो हमें आउटपुट डिज़ायर्ड रिजल्ट दे सकता है। इंटरप्रेटर, अब इंटरप्रेटर में मज़ीद हम थोड़ा सा उसमें देख लेंगे कि हमारे पास क्या चीज़ है। सोर्स कोड या प्रोग्राम इनपुट हम उसको उसी तरह देख लेते हैं। ये वही जो हमने पीछे बात कर रहे हैं, इनपुट हम कंप्यूटर को उसको दे रहे हैं। उसके बाद वो क्या करेगा? इंटरप्रेटर अपने जो उसके 3 डिफरेंट कॉम्स हैं वो उन पर अप्लाई करेगा। लाइक लाइन बाई लाइन कोड को लेगा। जैसे कि हमारे पास इंटरप्रेटर क्या करता है, सारे कोड को एकदम से ही एग्जीक्यूट नहीं करवाता, लाइन बाय लाइन कोड को एग्जीक्यूट करवाता है और फिर उसकी डिज़ायर्ड आउटपुट हमारे पास जो होती है वो दे देता है। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ ए कंपाइलर, ये सारी कंपाइलेशन होती कैसे है, इसका क्या स्ट्रक्चर है, ये सबसे पहले हम ये इस तस्वीर की मदद से देखेंगे कि स्ट्रक्चर ऑफ ए कंपाइलर हमारे पास है क्या। सबसे पहले हमारे पास कैरेक्टर स्ट्रीम है, फिर टोकन स्ट्रीम है, सिंटैक्स ट्री है, ठीक है, फिर नीचे सिंटैक्स ट्री है, और फिर हमारे पास इधर चली जाती है रिप्रेजेंटेशन है, टारगेट मशीन कोड है, और उसके बाद ऑप्टिमाइज टारगेट मशीन कोड। लाइक हमारे पास जो हमारा डिज़ायर्ड रिजल्ट होती है वो हमारे पास इधर आ जाती है। ये सारे इसके स्टेप्स हैं
जिसमें हमारे पास सिंटैक्स एनालाइज़र है, सिमेंटिक एनालाइज़र है, इंटरमीडिएट कोड जनरेटर है, मशीन इंडिपेंडेंट कोड ऑप्टिमाइज़र है, मशीन कोड जनरेटर है और मशीन डिपेंडेंट कोड ऑप्टिमाइज़र है। ये सारे हमारे पास क्या हैं, कंपाइलर के स्टेप्स हैं, उसका स्ट्रक्चर है जिसके थ्रू सारी कंपाइलेशन हो जाती है। आगे फीचर्स ऑफ कंपाइलर्स, एक अच्छे कंपाइलर के क्या फ़ीचर्स होते हैं हम उनको पढ़ेंगे, ठीक है। उनको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि हमारे पास कंपाइलर है उसके क्या फ़ीचर्स होने चाहिए, क्या उसके एडवांटेजेस वगैरह होने चाहिए, उसको हम देखेंगे। फ़ीचर्स ऑफ कंपाइलर, तो कंपाइलर का पहला फ़ीचर है करेक्टनेस। जो भी हम उसको कोड देंगे, अगर उसमें कोई एरर है तो वो पहले ही उसको बता देगा, ठीक है। उसमें हम जो कोड देंगे उसमें मज़ीद कोई गलती नहीं करेगा, उसका करेक्टनेस बहुत बड़ा फ़ीचर है। एक किसी भी प्रोग्राम के लिए या किसी भी कंपाइलर के लिए उसका सबसे बड़ा फ़ीचर यही होना चाहिए कि जिस तरह उसको कोड दिया जाए वो उसको उसी तरह एग्जीक्यूट करवाए, उसमें कोई भी किसी किस्म की भी छेड़खानी ना हो, और इसीलिए उसमें उसकी करेक्टनेस बरकरार रहेगी। स्पीड ऑफ कंपाइलेशन, कंपाइलर की स्पीड जो है वो बड़ी अच्छी है, क्योंकि इसमें अगर हम इंटरप्रेटर की बात करें तो वो लाइन बाय लाइन कोड को एग्जीक्यूट करवाएगा, जो कि बहुत स्लो प्रोसेस होता है। लेकिन उसकी निस्बत अगर हम कंपाइलर को देखें तो उसकी जो कंपाइलेशन की स्पीड होती है वो बेस्ट है, क्योंकि उसने एकदम से ही सारा कोड लेना होता है और उसको एग्जीक्यूट करवा के डिज़ायर्ड आउटपुट हमें मिल जाती है। प्रिजर्व द करेक्ट प्रिजर्व द करेक्ट द मीनिंग ऑफ द कोड, जो करेक्ट मीनिंग होता है कोड का उसको प्रिजर्व रखा जाता है। द स्पीड ऑफ द टारगेट कोड, जो हमारे पास टारगेट कोड होता है या टारगेट आउटपुट होती है, वो जल्दी से जल्दी हमारे पास उसकी स्पीड अच्छी होती है, क्योंकि वो जल्दी से हमारे पास उसका रिजल्ट मिल जाता है। और अगर हम इंटरप्रेटर में देखें तो वो लाइन बाय लाइन कोड जब एग्जीक्यूट हो रहा होता है तो डिज़ायर्ड आउटपुट हमारे पास बड़ी देर बाद आती है, जब तक सारी लाइन्स को एग्जीक्यूट नहीं किया जाता। और कंपाइलर्स में हमारे पास एक ही दफ़ा सारी चीज़ को एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। अगर रिकोगनाइज लीगल एंड इलीगल प्रोग्राम कंस्ट्रक्ट, ये इस चीज़ का भी ध्यान रखता है कि कौन सी एंट्री हमारे पास लीगल हो रही है और कौन सी इलीगल हो रही है। इलीगल प्रोग्राम और लीगल प्रोग्राम का भी इसमें खास ख्याल रखा जाता है। गुड एरर रिपोर्टिंग हैंडलिंग, एरर रिपोर्टिंग लाइक बग एंड जो भी बग होते हैं उनको डीबगिंग करना हो, हमें पता है दी प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंड रिमूविंग द एरर इन अ प्रोग्राम इज़ कॉल्ड डीबगिंग। प्रोग्राम में किसी किस्म की भी कोई एरर हो जाता है, कोई मिस्टेक, कोई स्पेलिंग मिस्टेक, कोई लॉजिकल एरर, कोई फंक्शनल एरर, किसी किस्म का भी एरर हो जाता है तो उसको उसकी भी पूरी रिपोर्ट उसको हैंडल किया जाता है। कोड डीबगिंग हेल्प, जिस तरह मैं ऊपर बता चुका हूँ कि कोड को डीबग करने में भी ये चीज़ हेल्प आउट करती है। तो ये हमारे पास कुछ फीचर्स है कंपाइलर के। एक अच्छे कंपाइलर में ये फीचर्स लाजमी होने चाहिए। उसके बाद टाइप्स ऑफ कंपाइलर्स, हम कंपाइलर की टाइप्स के बारे में भी पढ़ेंगे कि हमारे पास कितनी टाइप्स हैं। यहाँ पे हमारे पास उसकी 3 टाइप्स हैं, सिंगल पास कंपाइलर्स, टू पास कंपाइलर्स एंड मल्टी पास कंपाइलर्स। हम इन 3 टाइप्स को पढ़ेंगे और देखेंगे कि हमारे पास सिंगल पास कंपाइलर्स में क्या है, टू पास कंपाइलर्स में क्या है एंड मल्टी पास कंपाइलर्स में क्या है। सिंगल पास कंपाइलर, अब हम अपने सिंगल पास कंपाइलर को देखेंगे कि ये हमारे पास सिंगल पास कंपाइलर क्या है। इन सिंगल पास कंपाइलर सोर्स कोड डायरेक्टली ट्रांसफॉर्म इनटू मशीन कोड, फॉर एग्जांपल पास्कल लैंग्वेज। वो सिंगल पास कंपाइलर में क्या बता रहा है कि जो सोर्स कोड होता है सिंगल पास कंपाइलर में, सोर्स कोड डायरेक्टली ट्रांसफॉर्म इनटू मशीन कोड। लाइक सोर्स कोड हमारे पास क्या हो सकता है, जो भी हमने इनपुट देनी होती है वो हमारे पास क्या होगा, सोर्स कोड। सोर्स कोड जो हमारी इनपुट होगी वो डायरेक्टली ट्रांसफॉर्म हो जाएगी किस में, मशीन कोड में, ताकि हमारी जो भी इंस्ट्रक्शन है वो मशीन समझ सके, कंप्यूटर उसको ईजीली समझ सके। जिस तरह नीचे ये डायग्राम है, इसकी मदद से हम देखेंगे कि ये सिंगल पास कंपाइलर की डायग्राम है। सोर्स कोड लाइक इनपुट हम कंप्यूटर को दे रहे हैं, कंपाइलर क्या कर रहा है, उसको कंपाइल कर रहा है, जितनी भी इनपुट है हमारे पास उस सारी को एक दफ़ा ले के कंपाइल कर रहा है और हमें टारगेट रिजल्ट दे रहा है, टारगेट कोड दे रहा है जो कि हमारी डिज़ायर्ड आउटपुट है। तो सिंगल पास कंपाइलर में हमने क्या देखा है, एक ही दफ़ा उस सारे को कंपाइल कर दिया जाता है और टारगेट कोड में हमें दे दिया जाता है। अब हम चलते हैं अपनी टू पास कंपाइलर की तरफ। टू पास कंपाइलर में हमारे पास क्या चीज़ होती है, टू पास कंपाइलर इज़ डिवाइडेड इनटू सेक्शन, इसको मज़ीद सेक्शन में डिवाइड कर दिया जाता है, लाइक इसके सब सेक्शंस बना दिए जाते हैं। जैसे कि एक हमारे पास क्या होगा, फ्रंट एंड और दूसरा बैक एंड। फ्रंट एंड में क्या और बैक एंड में क्या है, इस चीज़ को भी हम देखेंगे। फ्रंट एंड सबसे पहले, इट मैप्स लीगल कोड इनटू इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन लाइक आईआर। ये हमारे पास जो लीगल कोड होता है ना उसको आईआर में मैप कर देता है, ठीक है। इट मैप्स लीगल कोड इनटू इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन। अब हम इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन की जगह पे
जहाँ पे भी हमारे पास आगे इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन आएगा हम वहाँ पे आई आर का वर्ड यूज़ करेंगे। तो ये क्या करता है, फ्रंट एंड इट मैप्स लीगल कोड इनटू आई आर, ये लीगल कोड को आई आर में मैप कर देता है, मिला देता है। बैक एंड, ऊपर हमने पहले फ्रंट एंड पढ़ा, अब हम बैक एंड पढ़ रहे हैं। इट मैप्स आई आर ऑन टू दी टारगेट मशीन, पहले ऊपर वाला फ्रंट एंड में क्या करता है, लीगल कोड को आई आर में कन्वर्ट करवा देता है, और बैक एंड क्या करता है, आई आर को टारगेट मशीन में। ये स्टेप बाय स्टेप चल जाए ताकि हमारे पास टारगेट, जो हमारे पास टारगेट आउटपुट है, डिज़ायर्ड आउटपुट है, वो हमारे पास आ जाए। द टू पास कंपाइलर मेथड आल्सो सिंप्लीफाइज द रीटारगेटिंग प्रोसेस, ये इस रीटारगेटिंग प्रोसेस को भी सिंप्लीफाई कर देता है जो हमारे पास टू पास कंपाइलर है। इट आल्सो अलाउज मल्टीपल फ्रंट एंड्स, ये हमें मल्टीपल फ्रंट एंड्स भी अलाउ करता है। इसको डायग्राम की मदद से एक दफ़ा देख लेते हैं कि ये हमारे पास डायग्राम है इसकी टू पास कंपाइलर की, और वो किस तरह काम करती है, इसको भी देख लेते हैं। सोर्स कोड जिस तरह हमारे पास पीछे कौन सा कंपाइलर था जी, सिंगल पास कंपाइलर था, उसमें भी हमारे पास सोर्स कोड था, कंपाइलिंग हो रही थी, और टारगेट कोड। अब हम टू पास कंपाइलर की डायग्राम को समझ रहे हैं। उसी तरह हमारे पास सोर्स कोड है, लेकिन इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें उसके टू पार्ट्स कर दिए जाते हैं, दो सेक्शंस में उसको डिवाइड कर दिया जाता है, जो हमारे पास फ्रंट एंड होगा और बैक एंड होगा। फ्रंट एंड में हमने पढ़ा है कि उस लीगल कोड को किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है या किस किस में मिला दिया जाता है, ठीक है, आई आर में। और बैक एंड में हमने पढ़ा है आई आर को किस में कर दिया जाता है, टारगेट मशीन में। ये पहला फेज़, पहला जो हमारे पास सेक्शन होगा, उसके बाद आई आर से बैक एंड में जाएगा दूसरा सेक्शन, और फिर बैक एंड से टारगेट कोड में, या आप कह सकते हैं कि टारगेट जो मशीन के बाद जो हमारे पास आउटपुट होगी वो हमारे पास डिज़ायर्ड आउटपुट हो सकती है या टारगेट आउटपुट हो सकती है। तो ये था हमारे पास टू पास कंपाइलर। आगे हमारे पास एक और कंपाइलर है, मल्टी पास कंपाइलर्स। द मल्टी पास कंपाइलर प्रोसेसेस द सोर्स कोड और सिंटैक्स ट्री ऑफ ए प्रोग्राम सेवरल टाइम्स, ठीक है, और इट डिवाइड्स ए लार्ज प्रोग्राम इनटू मल्टीपल स्मॉल प्रोग्राम्स एंड प्रोसेस देम, ये एक बड़े प्रोग्राम को बहुत से छोटे प्रोग्राम्स में कन्वर्ट कर देता है। मतलब एक फॉर एग्जांपल हमारे पास एक काफ़ी लेंथी प्रोग्राम है, उसके आगे पार्ट्स बना दिए जाते हैं, ठीक, डिवीजन कर दी जाती है, छोटे छोटे प्रोग्राम में उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है ताकि उसकी प्रोसेसिंग आसान हो, ठीक है, और थोड़े टाइम में ज़्यादा काम हो सके। एंड प्रोसेस हम उसको प्रोसेस कर दिया जाता है। इट डिवेल्प्स मल्टीपल इंटरमीडिएट कोड्स, ये हमारे पास मल्टीपल इंटरमीडिएट कोड भी फिर डेवलप हो जाते हैं इस तरह से। ऑल ऑफ दीज मल्टी पास टेक्स द आउटपुट ऑफ द प्रीवियस फेज एज एन इनपुट, सो इट रिक्वायर्स लेस मेमोरी, ठीक है। वो क्या कह रहा है कि जो हमारे पास प्रीवियस फेज की इनपुट होती है उसको भी, ऑल ऑफ दीज मल्टी पास टेक्स द आउटपुट ऑफ द प्रीवियस फेज एज इनपुट, जो हमारे पास प्रीवियस फेज़ की इनपुट होती है ना, उसको दीज मल्टीपल आर टेक्स दी आउटपुट ऑफ प्रीवियस फेज़, उसको प्रीवियस फेज़ की आउटपुट दे दी जाती है। इट इज़ आल्सो नोन एज वाइड कंपाइलर, इसको हम क्या कह सकते हैं, वाइड कंपाइलर कह सकते हैं। ये हमारे पास था मल्टी पास कंपाइलर। दोबारा से मल्टी पास कंपाइलर का आपको एक दफ़ा बता देता हूँ कि इट डिवाइड्स ए लार्ज प्रोग्राम इनटू ए स्मॉल मल्टीपल स्मॉल प्रोग्राम्स, कि ये हमारे पास एक लार्ज प्रोग्राम को मल्टीपल स्मॉल प्रोग्राम में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। और इट डेवलप मल्टीपल इंटरमीडिएट कोड्स, और ये हमारे पास क्या चीज़ डेवलप करता है, मल्टीपल बहुत से हमारे पास इंटरमीडिएट कोड्स को डेवलप कर देता है। और उसके बाद सेकंड लास्ट पॉइंट है, ऑल ऑफ दीज मल्टी पास टेक्स द आउटपुट ऑफ द प्रीवियस आउटपुट को एज एन इनपुट ले लेता है। तो इसलिए इस वजह से हमारे पास जो लेस मेमोरी है वो रिक्वायर्ड होती है, क्योंकि हमें हर दफ़ा से नई इनपुट या नई आउटपुट नहीं लेनी पड़ती, जो हमारे पास प्रीवियस चीज़ें होती हैं उनको ये एज एन इनपुट ले लेता है। और इसको इट इज़ आल्सो नोन एज वाइड कंपाइलर, इसको हम क्या कह सकते हैं, वाइड कंपाइलर भी कह सकते हैं। तो मल्टी पास कंपाइलर की हमारे पास डायग्राम है, जिस तरह हमारे पास सिंगल पास की थी, फिर दूसरे की थी, और हम अब हमारे पास ये मल्टी पास कंपाइलर की डायग्राम है। सोर्स कोड, सबसे पहले हम इनपुट देते हैं कंप्यूटर को, फ्रंट एंड, उसी तरह आईआर से, फिर मिडल एंड, ठीक है, उसी तरह से फिर आईआर से, फिर बैक एंड पे, और बैक एंड के बाद हमारे पास हमारा जो मशीन कोड होता है या हमारा टारगेट कोड आप कह सकते हैं, या डिज़ायर्ड आउटपुट हमारी कह सकते हैं, वो हमारी प्रोड्यूस हो जाएगी। नेक्स्ट, टास्क ऑफ कंपाइलर,
एक कंपाइलर है जो उसके क्या टास्क हो सकते हैं उसको भी हम देखते हैं। मेन टास्क परफॉर्म्ड बाय द कंपाइलर्स आर, जो मेन टास्क हो सकते हैं कंपाइलर को परफॉर्म करने के लिए वो कौन से हैं? ब्रेकअप्स, ब्रेक्स अप द अप सोर्स प्रोग्राम इनटू पीसेस एंड इम्पोज ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर ऑन देम। ठीक है, जो भी हमारे पास प्रोग्राम होगा उसको छोटे छोटे पीसेस में, छोटे छोटे प्रोग्राम्स में डिवाइड करके, ठीक है, उसको ब्रेकअप करके और इम्पोज दी उनके ऊपर लागू करना है वो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर, जो भी हमारा ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर होगा उन पर वो चीज़ें लागू कर देनी है। allows you to construct the desired target program from the intermediate representation and also create the sample table। ठीक है, सिंपल चीज़ है। उसके बाद पॉइंट नंबर 3 है कंपाइल्स सोर्स कोड एंड डिटेक्ट एरर्स इन इट। सोर्स कोड को कंपाइल करना है और उसमें जो भी एरर होंगे उसको डिटेक्ट कर लेना, डिटेक्ट करने के बाद इसको रिपोर्ट कर देगा। मैनेज मैनेज स्टोरेज ऑफ ऑल वेरिएबल्स एंड कोड्स, जितनी भी हमारे पास स्टोरेज होगी, स्टोरेज में हमारे पास वेरिएबल्स पड़े होंगे, कोड्स पड़े होंगे, उन सबको मैनेज करना ये भी एक कंपाइलर का काम है। सपोर्ट फॉर सेपरेट कंपाइलेशन, तो सेपरेट हमारे पास जो भी कंपाइलेशन होगी उसको ये सपोर्ट करेगा। रीड एनालाइज द एंटायर प्रोग्राम, हमारे पास जितना भी प्रोग्राम है चाहे उसको सब पोर्शन में डिवाइड किया गया है या नहीं डिवाइड किया गया, उसको रीड करेगा, एनालाइज करेगा एंटायर प्रोग्राम एंड ट्रांसलेट टू सिमेंटिकली इक्विलेंट, और उसको ट्रांसलेट करेगा ताकि वो आगे वाली जो भी हमारे पास चीज़ें हैं जिधर भी उसने कन्वर्ट होना वहाँ पे कन्वर्ट हो सके। ठीक है, और लास्ट पॉइंट है ट्रांसलेटिंग द सोर्स कोड इनटू ऑब्जेक्ट कोड डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ मशीन। ट्रांसलेट कोड को किस में कन्वर्ट कर देगा? ट्रांसलेटिंग दी सोर्स कोड को कन्वर्ट करेगा हमारे पास ऑब्जेक्ट कोड में। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ मशीन, वो मशीन किस टाइप की है उस लिहाज से कोड्स को कन्वर्ट कर देगा। आगे हमारे पास स्टेप्स फॉर लैंग्वेज प्रोसेसिंग सिस्टम। लैंग्वेज प्रोसेसिंग सिस्टम के हमारे पास कुछ स्टेप्स हैं, हम उनको भी पढ़ते हैं, उनको भी देख लेते हैं कि हमारे पास ये कौन कौन से स्टेप्स हैं जिसके थ्रू हमारे पास लैंग्वेज में प्रोसेसिंग हो सकती है, कन्वर्जन हो सकती है, वो हम देख लेते हैं। इस डायग्राम में हमारे पास सबसे पहले ऊपर लिखा हुआ है सोर्स प्रोग्राम, प्री प्रोसेसर है, कंपाइलर है, असेंबलर है, लिंकर और लोडर। देख लेते हैं हम सबसे पहले जी प्री प्रोसेसर हमारे पास क्या है। प्री प्रोसेसर, द प्री प्रोसेसर इज़ कंसिडर्ड एज ए पार्ट ऑफ द कंपाइलर। प्री प्रोसेसर वो कह रहा है जी हमारे पास कंपाइलर का एक पार्ट है। इट इज़ टूल विच प्रोड्यूस इनपुट फॉर कंपाइलर, ये एक ऐसा टूल है जो कंपाइलर के लिए इनपुट प्रोड्यूस करता है। इट डील्स विद मैक्रो प्रोसेसिंग ऑगमेंटेशन लैंग्वेजेस एंड एक्सटेंशन, ये एक्सटेंशन लैंग्वेजेस और ऑगमेंटेशन के साथ ये क्या करता है, डील करता है ताकि प्री प्रोसेसिंग की इनपुट ली जा सके। उसके बाद इंटरप्रेटर का जिस तरह मैं पहले आपको बता चुका हूँ, एन इंटरप्रेटर इज़ अ लाइक कंपाइलर विच ट्रांसलेट्स हाई लेवल लैंग्वेज इनटू लो लेवल लैंग्वेज। द मेन डिफरेंस बिटवीन बोथ इज़ दैट इंटरप्रेटर रीड्स एंड ट्रांसफॉर्म कोड लाइन बाय लाइन। जिस तरह मैंने आपको बताया कि कंपाइलर क्या करता है, एक ही दफ़ा सारे कोड को लेता है, उसको कंपाइल करता है और एग्जीक्यूट करवा देता है, रिजल्ट प्रोड्यूस हो जाता है। लेकिन इंटरप्रेटर क्या करता है, इंटरप्रेटर में और कंपाइलर में यही डिफरेंस है कि इंटरप्रेटर जो हमारे पास वो लाइन बाय लाइन कोड को लेगा, उसको एग्जीक्यूट करवाएगा और फिर रिजल्ट हमारे पास निकलेगा। कंपाइलर रीड्स द इंटायर कोड एट वंस एंड क्रिएट्स द मशीन कोड, और कंपाइलर जिस तरह मैंने बताया कि एक दफ़ा ही उस कोड को रीड करेगा और मशीन कोड में कन्वर्ट कर देगा। लेकिन जो इंटरप्रेटर होता है वो लाइन बाय लाइन पहले कोड को पढ़ता है फिर मशीन कोड में कन्वर्ट होगा। तो ये था हमारे पास इंटरप्रेटर। उसके बाद हमारे पास असेंबलर और लिंकर है। असेंबलर को हम सबसे पहले देखते हैं। असेंबलर क्या चीज़ है? इट ट्रांसलेट असेंबली लैंग्वेज कोड इनटू मशीन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज। ये मशीन इसको असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है, इसको हम क्या कह सकते हैं? असेंबलर। द आउटपुट रिजल्ट ऑफ असेंबलर इज़ नोन एज एन ऑब्जेक्ट फाइल। जो आउटपुट रिजल्ट होगा असेंबलर का उसको हम क्या कह सकते हैं? ऑब्जेक्ट फाइल, विच इज़ कम्बिनेशन ऑफ मशीन इंस्ट्रक्शन एज वेल एज द डाटा रिक्वायर्ड टू स्टोर दीज इंस्ट्रक्शन इन मेमरी। ठीक है जी। उसके बाद लिंकर, द लिंकर हेल्प्स यू टू लिंक एंड मर्ज वेरियस ऑब्जेक्ट फाइल्स टू क्रिएट एन एग्जीक्यूटेबल फाइल। अब फॉर एग्जांपल हमने दो तीन किस्म की फ़ाइल्स को आपस में मिलाना है ताकि हमारे पास एक एग्जीक्यूटेबल फ़ाइल बन जाए, जो हमें डिज़ायर रिजल्ट चाहिए वो हमें प्रोड्यूस हो जाए। तो उन चीज़ों उन फाइल्स को आपस में मिलाने के लिए जो चीज़ हमें हेल्प आउट करेगी उसको हम क्या कह सकते हैं? लिंकर। ऑल दीज फाइल्स माइट हैव बीन कंपाइल्ड विद सेपरेट असेंबलर्स। ठीक है, वो कह रहा हो सकता है ये सारी फाइल्स अलग अलग जो हमारे पास असेंबलर हैं उनके थ्रू कंपाइल की गई हों। द मेन टास्क ऑफ लिंकर इज़ टू सर्च फॉर द कॉल्ड
modules in a program and to find out the memory location where all modules are stored. इसने वो बता रहा है कि मेमोरी लोकेशन को फाइंड आउट करना होता है उन सारे प्रोग्राम्स को जो जहाँ पे भी वो सारी फाइल्स पड़ी होती हैं, उनको फाइंड आउट करके उनकी मेमोरी लोकेशन को आपस में लिंक करवाना होता है। जिस तरह इसका नाम से ज़ाहिर है कि इसने फाइल्स को लिंक करवाया जाता है। आगे हमारे पास लोडर। लिंकर का क्या काम था? चीज़ों को लिंक करवाना, फाइल्स को अगर अलग अलग सेपरेट्स वो हमारे पास कंपाइलर के थ्रू आई हैं, लेकिन उनको फिर भी आपस में लिंक करवाना, ये हमारे पास काम था लिंकर का। अब लोडर का क्या काम है? लोडर इज़ ए पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम विच परफॉर्म द टास्क ऑफ लोडिंग एग्जीक्यूटेबल फाइल इनटू द मेमोरी एंड रन दैम। अब लोडर का ये काम है कि हमारे पास जो फाइल्स पड़ी हुई हैं उनको उठा के मेमोरी के ऊपर रखना, मेमोरी पे लेके आना और वहाँ पे एग्जीक्यूट करवाना और उनको रन करवा देना। It also calculates the size of a program which creates additional memory space। वो बता रहा है कि ये इट आल्सो कैलकुलेट द साइज ऑफ प्रोग्राम, ये प्रोग्राम के साइज़ को भी कैलकुलेट करता है, विच क्रिएट्स एडिशनल मेमोरी स्पेस, जो कि हमारे पास एडिशनल मेमोरी स्पेस को क्रिएट कर दी जाती है। उसके बाद क्रॉस कंपाइलर है। एक क्रॉस कंपाइलर इज़ ए प्लेटफॉर्म विच हेल्प्स यू टू जनरेट एग्जीक्यूटेबल कोड। ठीक है। उसके बाद सोर्स टू सोर्स कंपाइलर है। सोर्स टू सोर्स कंपाइलर इज़ ए टर्म used when the source code is of one programming language is translated into source another code। सोर्स टू सोर्स कोड क्या है? जब एक लैंग्वेज के से सोर्स कोड दूसरे लैंग्वेज में कन्वर्ट होता है तो उसको हम क्या कह सकते हैं? सोर्स टू सोर्स कंपाइलर। इसके बाद है वाई यूज़ है कंपाइलर। हम एक कंपाइलर को क्यों यूज़ करते हैं? कंपाइलर वेरीफाइज एंटायर प्रोग्राम सो डैट देयर आर नो सिंटैक्स और सेमेंटिक एरर्स। ठीक है। वो सारे प्रोग्राम को एंटायर को एक दफ़ा वेरीफाई कर लेते ताकि उसमें कोई किसी किस्म का एरर ना हो। द एग्जीक्यूटेबल फाइल इज़ ऑप्टिमाइज्ड बाय द कंपाइलर सो इट इज़ एग्जीक्यूट्स फास्टर। ठीक है। ये फास्ट क्योंकि ये एक दफ़ा ही सारे को एग्जीक्यूट करवा लेता है तो इसकी एग्जीक्यूशन हमारे पास फास्टर होगी। देयर इज़ नो नीड टू एग्जीक्यूट द प्रोग्राम ऑन द सेम मशीन इट वाज बिल्ड। जिस मशीन पे हमारे पास प्रोग्राम बना हुआ है उसको उसी मशीन पे एग्जीक्यूट करने की, उसी पे लोड करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम उसको कंपाइलर को यूज़ कर सकते हैं। ट्रांसलेट एंटायर प्रोग्राम इन अदर लैंग्वेजेस। जब एक हमारे पास प्रोग्राम है वो हाई लेवल लैंग्वेज में, एक प्रॉब्लम है वो हाई लेवल लैंग्वेज में है, इसको हमने कंप्यूटर में देना तो वो क्या करेगा? कंपाइलर का काम है कन्वर्ट करवा देना, ट्रांसलेट करवा देना हाई लेवल लैंग्वेज से लो लेवल लैंग्वेज की तरफ। जनरेट फाइल्स ऑन डिस्क। ठीक है। लिंक्स द फाइल इनटू द एग्जीक्यूटेबल फॉर्मेट। चेक फॉर सिंटैक्स एरर्स एंड डाटा टाइप्स। अगर इसमें किसी किस्म का कोई एरर है, सिंटैक्स एरर है या डाटा टाइप्स हैं तो उसको ये चेक कर लेगा। हेल्प्स यू टू एनहेंस योर अंडरस्टैंडिंग फॉर लैंग्वेज सिमेंटिक और हेल्प्स टू हैंडल द लैंग्वेज परफॉर्मेंस इश्यूज। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ कंपाइलर्स। कंपाइलर डिज़ाइन हेल्पफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। वो कह रहा है कंपाइलर जो है हमारे पास वो क्या चीज़ें डिज़ाइन करवा देता है? हाई लेवल लैंग्वेज की इम्प्लीमेंटेशन, फुल इम्प्लीमेंटेशन ऑन हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सपोर्ट ऑप्टिमाइजेशन फॉर कंप्यूटर आर्किटेक्चर पैरेललिज्म। और उसके बाद तीसरा पॉइंट है डिज़ाइन ऑफ न्यू मेमोरी हायरार्कीज ऑफ मशीन, वाइडली यूज फॉर ट्रांसलेटिंग प्रोग्राम। ठीक है। यूज विद अदर सॉफ्टवेयर प्रोडक्टिविटी टूल्स। उसके बाद कंपाइलर कंस्ट्रक्शन टूल्स हैं कुछ, हम उन पे भी नज़र दोहरा लेते हैं। स्कैनर हमारे पास जनरेटर्स हैं। दिस टूल टेक्स रेगुलर एक्सप्रेशन एज इनपुट। रेगुलर एक्सप्रेशन को ये एज ए इनपुट लेते हैं। फॉर एग्जांपल LEX फॉर यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। जिस तरह हमारे पास यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में LEX यूज़ किया जाता है, इसी तरह वो बता रहा है कि इसमें स्कैनर जनरेटर्स का यूज़ होता है। उसके बाद पार्सर जनरेटर है। पार्सर जनरेटर टेक्स ए ग्रामर एज इनपुट एंड ऑटोमेटिकली जनरेट सोर्स कोड विच कैन पार्स स्ट्रीम्स ऑफ करेक्टर्स विद द हेल्प ऑफ ए ग्रामर। ठीक है। आगे ऑटोमेटिक कोड जनरेटर टेक्स इंटरमीडिएट कोड्स एंड कन्वर्ट्स देम इनटू मशीन लैंग्वेज। ठीक होगा, मतलब ये जो भी कोड्स होगा उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया जाता है। आगे लास्ट पॉइंट है हमारे पास डाटा फ्लो इंजन। दिस टूल इज़ हेल्पफुल फॉर कोड ऑप्टिमाइजेशन। Here, information is supplied by user and intermediate code is compared to analyze any relation। जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है यूज़र के थ्रू और जो भी हमारे पास कोड होता है उसको कंपेयर कर लिया जाता है क्योंकि इनमें कोई रिलेशन है या नहीं। इट इज़ आल्सो नोन एज डाटा फ्लो एनालिसिस। इट हेल्प्स यू टू फाइंड आउट हाउ वैल्यूज़ आर ट्रांसमिटेड
फ्राम वन पार्ट ऑफ द प्रोग्राम टू अनदर। इसमें ये चीज़ भी देखी जाती है कि हमारे पास जो भी वैल्यूज़ है या जो भी कोड है वो एक पार्ट से दूसरे पार्ट में किस तरह चला जाता है। आगे जी एंड पे जी हमारे पास समरी है, हम अपनी समरी एक दफ़ा समरी को पढ़ लेंगे कि हमने आज के लेक्चर में क्या चीज़ पढ़ी है। ए कंपाइलर इज़ ए प्रोग्राम, कंप्यूटर प्रोग्राम विच हेल्प यू ट्रांसफॉर्म सोर्स कोड रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज इनटू ए लो लेवल लैंग्वेज या मशीन लैंग्वेज। तो कंपाइलर हमारे पास क्या करता है, हाई लेवल लैंग्वेज से मशीन लेवल लैंग्वेज में या लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करवा देता है। उसके बाद उसकी करेक्टनेस है, स्पीड ऑफ कंपाइलेशन है, प्रिजर्व द करेक्टनेस, द मीनिंग ऑफ द कोड और सम इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द कंपाइलर डिज़ाइन। जी हमने फीचर्स भी बिल्कुल पढ़े हैं। उसके बाद हमने पढ़ा कंपाइलर्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, सिंगल पास है, 2 पास है एंड मल्टी पास है, ये भी हमने पढ़ लिया। द कंपाइलर वाज द कंपाइलर वाज फर्स्ट यूज इन 1950 बाय ग्रेस मरे होपर, ये भी हमने पढ़ लिया कि उसको फर्स्ट टाइम किसने, उसका कंपाइलर का वर्ड फर्स्ट टाइम किस साइंटिस्ट ने यूज़ किया था और कब यूज़ किया था, 1950 में। स्टेप्स फॉर लैंग्वेज प्रोसेसिंग सिस्टम्स और प्री प्रोसेसर है, इंटरप्रेटर है, असेंबलर, लिंकर, लोडर और इंपॉर्टेंट कंपाइलर। कंस्ट्रक्शन टूल है हमारे पास, वो क्या, स्कैनर, जनरेटर और ड्रा फ्लो इंजन, पार्सर जनरेटर, ऑटोमेटिक कोड जनरेटर, ये हमारे पास उसके इंपॉर्टेंट कंपाइलर कंस्ट्रक्शन टूल थे। और लास्ट पॉइंट है, द मेन टास्क ऑफ द कंपाइलर इज़ टू वेरीफाई द इंटायर प्रोग्राम सो देयर आर नो सिंटैक्स और सिमेंटिक एरर। ये थी हमारे पास आज की स्लाइड्स जो हमने आज का अपना लेक्चर पढ़ा है। इस लेक्चर को बड़े अच्छे से ध्यान से दोबारा देख लें एक दफ़ा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्यूरी हो, तो आप लोग उसको अपने पास राइट डाउन कर लें। तो इंशाल्लाह हमारी जो जूम की क्लास होगी, जूम का सेशन होगा, उसमें हम इसको दोबारा से देख लेंगे एक दफ़ा, और जो भी आप लोगों के सवाल होंगे या जो भी क्यूरी होगी उसको सॉल्व आउट कर लेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन। अल्लाह हाफिज़।